हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी. So in our previous videos we have discussed about the carrier of disease caused by microorganisms and how can we prevent them to spread. Okay, so next we have already discussed about the causative microorganisms. Causative microorganisms का क्या मतलब था कि कोई भी बीमारी है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है जो उसका रीज़न है. जैसे हमने सब जो आपकी बीमारियां हैं डिजीज कोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको एक चार्ट के थ्रू शो करने की कोशिश की है. ठीक है, तो सबसे पहली जो डिजीज़ है वो है ट्यूबरक्लोसिस और उसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज़ बैक्टीरिया. अब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किसके थ्रू ये फैल सकती है. जैसे हमने बताया था ना कि जो बीमारियां हैं वो या तो किस वजह से फैल सकती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, वाटर में, है ना, हर जगह प्रेजेंट होते हैं. तो मेनली एयर से फैलती है. ठीक है, फिर उसके बाद है मीजल्स. मीजल एक वायरल डिजीज़ है. चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज़ है और पोलियो भी वायरल डिजीज़ है जो मेनली एयर, और जबकि पोलियो है वो वाटर से भी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. अब ये जो बीमारियां हैं, ये चारों जो बीमारियां हैं जिनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो एयर है, उसको हम कैसे स्प्रेड होने से बचा सकते हैं? तो उसकी कुछ प्रिवेंशंस है जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं. सबसे पहला है कि जो पेशेंट है उसको जितना हो सके उतना आइसोलेशन में रखना चाहिए. दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे थोड़ा वो दूरी बना के रखे. एक क्या ध्यान में रख सकते हैं कि उनके जो बिलोंगिंग्स हैं, उनका जो सामान है, उसको हम सेपरेट रख सकते हैं. मतलब उनके यूज़ किए हुए टावल, फिर जो उसके साथ साथ जो क्लोथ्स वगैरह हैं या यूटेंसिल्स वगैरह हैं वो सब कॉमन यूज़ ना करें. कुछ टाइम के लिए उनके अलग कर सकते हैं. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेनली जो सारी जो बीमारियां हैं इनको हम वैक्सीनेशन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं. ये जो बीमारियां हैं इनकी अगर हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो भी हम अपने आप को इन बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी जो है आपके पास है कोलेरा एंड टाइफाइड्स. ये दोनों ही क्या हैं? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं और इन दोनों का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? या तो वाटर है या फूड है. ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं फैलने से? आपके वही है, सबसे पहले तो क्या रखना पड़ेगा? पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. उसके साथ साथ सैनिटरी हैबिट्स, गुड सैनिटरी हैबिट्स रखनी पड़ेंगी. मतलब बाहर से अगर आप आए हैं तो हाथ वगैरह अच्छे से धोएं, है ना, साफ सफाई बनाए रखें इन बीमारियों को फैलने से बचाने के लिए. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो है हेपेटाइटिस. अब जो हेपेटाइटिस है, इसके अलावा ये जो बीमारियां हैं वाटर से जो ट्रांसमिट होती हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि साफ पानी भी एक ये है प्रिवेंशन के लिए. हमें जो क्लीन और बॉइल्ड वाटर हैं वो पी सकते हैं और प्रॉपरली, क्योंकि ये फूड के थ्रू भी फैल सकती हैं. अगर हमने साफ सुथरा फूड नहीं खाया तो हम फूड को बनाने के लिए भी अच्छी तरीके से प्रॉपरली कुक कर सकते हैं और साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा ये दोनों जो बीमारियां हैं ये भी वैक्सीनेशन से प्रिवेंट की जा सकती हैं. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी है वो एक वायरस से फैलने वाली डिजीज है और इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या है? आपके पास वाटर है. तो इसका भी वही है कि क्योंकि वाटर से ट्रांसमिट होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि पानी जो है वो ही क्लीन और बॉइल्ड पानी पी सकते हैं और उसके अलावा हम इस बीमारी को भी वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है? मलेरिया है और डेंगू है. मलेरिया है वो एक प्रोटोजोआ से फैलने वाली डिजीज है और इसमें मॉस्किटो जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का काम करता है या कैरियर का काम करता है. ठीक है, और डेंगू है वो एक वायरल डिजीज है और इसको हम किससे, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मॉस्किटो. ठीक है, तो इनकी वैसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से मलेरिया और डेंगू को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो उसमें एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि वाटर जो है वो अपने आसपास हमें कलेक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो मेनली ठहरे हुआ जो पानी होता है उस पर क्या करते हैं? एग ब्रीड करते हैं, मतलब अंडे देते हैं. दूसरा, हम इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करके, मतलब मच्छरों
के ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं ताकि वो फैले नहीं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अपने घरों में हम जो खिड़कियां दरवाजे हैं उस पे जाली के जो दरवाजे हैं, है ना, या जाली की जो खिड़कियां हैं उन पे ये नेट लगा सकते हैं, आयरन नेट लगा सकते हैं, ताकि मच्छर हैं वो हमारे घर के अंदर ना आए। ठीक है। और अगर हम बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम खुले में सो रहे हैं तो मॉस्किटो नेट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। तो ये वो कुछ आपके पास प्रिवेंशंस हैं जिनसे हम ये जो डिजीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली, इनको हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। तो आपको ये जो चार्ट है ये याद करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि बीमारियां और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। कि जैसे अगर आपसे कोई पूछे तो डेंगू है वो किसकी वजह से फैलता है? वायरस, मतलब एक वायरल डिजीज है। तो इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड पॉइजनिंग। ठीक है। अब फूड है वो पॉइजन कैसे बन जाता है ना। फूड का मतलब खाना और पॉइजनिंग मतलब उसका जहरीला हो जाना। आपको पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। तो ऐसी क्या वजह हो जाती है कि जो फूड है वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है? तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये कब होता है कि अगर हमने अपने फूड को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया है, अगर हमने उसको प्रॉपरली प्रिवेंट नहीं किया है, प्रिजर्व नहीं किया है। ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। और उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो फूड होता है उसमें क्या हो जाता है, अगर आपने गर्मियों में जैसे दूध है उसको बाहर रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उस दूध में एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है ना, और उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये जो होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं कि फूड पॉइजनिंग। ठीक है। मतलब अगर हम ऐसा फूड अगर हम खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी को एनर्जी देने के बजाय, बेनिफिट देने के बजाय, वो हमारी बॉडी को क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग। ठीक है। और ऐसा भोजन खाने से हमें जो जो बीमारियां होती हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं? disease caused by food poisoning. So the disease caused due to the presence of large number of microorganisms in the food or due to the presence of toxic substance in the food formed by the action of microorganism is called food poisoning. ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग जनरली आपके पास क्या है, एक डिजीज में ही आती है, कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा फूड है उसको खराब करके और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारी बॉडी को बेनिफिट देने की बजाय हमारी बॉडी को क्या करता है? हार्म पहुंचाता है। और फूड पॉइजनिंग जो है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? या तो आपको क्या होगी? वोमिटिंग, मतलब जो फूड हमारी बॉडी में चला गया है उसको क्या है, शरीर क्या करता है? उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो बाहर निकालने के लिए क्या करेगा? या तो वोमिटिंग होगी या फिर आपको क्या होगा? डायरिया। डायरिया में भी आपको उल्टी या दस्त लग जाती है। उसके साथ साथ पेन इन एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब आपका जो स्टमक है उसमें भी पेन हो सकता है। ठीक है। हेडेक, उसकी वजह से आपके सर में भी दर्द हो सकता है। एंड फीवर, और इवन आपको फीवर भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे हम बता सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हुई है, हमें फूड पॉइजनिंग हुई है। ठीक है। तो एज वी ऑल नो फूड इज वेरी प्रीशियस मटेरियल। खाना क्या है? हमारे जिंदगी का आधार है। तो हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे हमारा फूड क्या हो? खराब ना हो। ठीक है। वेस्ट ना हो। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है। फूड को इस तरीके से रखना कि जिसकी वजह से फूड है वो लंबे समय तक चले, खराब ना हो।
ठीक है। तो द ट्रीटमेंट, द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर गिवन ए सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो खराब ना हो। उसके लिए हम कोई भी फिजिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके भी हम अपने फूड को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है। तो आपके पास क्या है, मेनली आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया होगा, जो फूड प्रिजर्वेशन है वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी ड्राई आपके पास फूड आइटम्स होते हैं, जैसे आपके घरों में पल्सेस होती हैं, फिर फ्लोर होता है, आटा वगैरह, राजमा, राइस वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं। और जैसे आपके वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, है ना, कुक्ड वेज फूड जो होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फूड है वो सबसे ज़्यादा कब खराब होता है। फूड के लिए क्या होता है, सबसे क्या होता है, मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर। फूड को खराब होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मॉइस्चर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। क्योंकि वाटर जो होता है या मॉइस्चर जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में, इजीली ग्रो करने में हेल्प करता है। तो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली ग्रो हो पाएंगे तो वहीं पे वो क्या होगा, उस चीज़ को खराब कर देंगे। ठीक है। तो हम जब भी फूड को प्रिजर्व करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट फूड के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रिजर्वेशन मेथड्स यूज़ करते हैं। हर फूड के लिए ये सारे के सारे जो मेथड हैं वो अप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि हमारा फूड आइटम क्या क्या है। लेकिन इन सब का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, सबसे पहला एक तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एक तो मॉइस्चर और एक होता है सुटेबल टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ प्रोवाइड नहीं करें। ठीक है। सुटेबल टेम्परेचर से क्या मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना तो वेरी लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो भी वो इजीली ग्रो नहीं कर पाते, और अगर टेम्परेचर हाई होता है तो भी वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो सुटेबल टेम्परेचर से क्या मतलब है, या तो हम किसी भी चीज़ को गर्म करके उसको खराब होने से बचा सकते हैं, या उसका टेम्परेचर कम करके हम उसको खराब होने से बचा सकते हैं। और तीसरा क्या है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना मिले। ठीक है। अगर मॉइस्चर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम उस मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं, या हम फिर फर्दर क्या हो सकता है, टेम्परेचर को इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प ना करे। ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, ठीक है, मतलब वाटर या मॉइस्चर। ठीक है। मॉइस्चर को रिमूव करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके कुछ पल्सेस भी होती हैं, या जो मेथी पालक वगैरह जो होती हैं आपके पास, इवन कॉलीफ्लावर, मटर वगैरह, उनको हम क्या करते हैं, मेनली ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती है, हमें विंटर में इजीली अवेलेबल होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको छील के और धूप में सुखा लेते हैं। जब हम इसको धूप में सुखा के और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं, ताकि गर्मियों में जब ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल ना हो तो भी हम इनको यूज़ कर सकें। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम डिहाइड्रेट करके या सन में की धूप में सुखा के इनको स्टोर कर सकते हैं, जिससे इनको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल्स। ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम मेनली कौन कौन सी कुछ वेजिटेबल्स को भी ड्राई कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारी कुछ
ये क्या बोल सकते हैं, पल्सीज वगैरह भी हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इवन जो ग्रेप्स वगैरह है उनको भी हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, ग्रेप्स को भी हम धूप में सुखा लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किशमिश में कन्वर्ट हो जाती है, तो उनको भी फिर हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेन जो फूड है उसको प्रिजर्व करने का एक मेन पर्पस ये भी है कि हम फूड को बिना खराब हुए लंबे समय तक यूज कर सकें। ठीक है, तो दूसरा जो आपके पास है हीटिंग, तो मैंने क्या बताया, एक क्या है, या तो टेम्परेचर को बढ़ा के या टेम्परेचर को कम करके हम फूड है उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो एक तो क्या हो गया हीटिंग, हीटिंग में हम टेम्परेचर बढ़ा के, और दूसरा क्या है कूलिंग और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख के। ठीक है, तो हीटिंग से हम क्या करते हैं, हीटिंग जो है वो भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, जिससे हमारा फूड है वो खराब होने से हम बचा सकते हैं। जैसे घर में क्या होता है कि मिल्क जो होता है, मिल्क को हम क्या करते हैं, बॉयल करके और उसको खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम किसको कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, बाय हीटिंग वी कैन प्रिजर्व मिल्क। सो बेटा नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है, कूलिंग और रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब स्टोरिंग समथिंग एट ए लो टेम्परेचर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड है उसको या तो गर्म करके या ठंडा करके, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो वो भी एक सुटेबल कंडीशन नहीं होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में। तो बहुत ठंडा जो टेम्परेचर होता है तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। तो इस लो टेम्परेचर जो है उस पे भी हम जो फूड आइटम्स हैं उनको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो रेफ्रिजरेशन का पर्पज होता है वो क्या होता है कि फूड आइटम्स को हम ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं, है ना। तो अगर कोई भी वेजिटेबल है अगर आपने बाहर रखी तो वो क्या होगी, हो सकता है एक दिन में या 2 दिन में ही ख़राब हो गई, लेकिन अगर आप उसको फ्रिज में रखा है तो वो आपको 4-5 डेज तक फ्रेश रहती है। तो जैसे हम जनरली रेफ्रिजरेटर में घर में क्या क्या चीज़ें रखते हैं, अगर नीड फ्लावर डो या जैसे आटा बच गया, फिर कोई भी कुक्ड वेजिटेबल वगैरह है वो अगर बच गई, ख़त्म नहीं हुई है, तो उसको हम स्टोर करते हैं। उसके साथ साथ हम अनकुक्ड वेजिटेबल्स जो हैं उनको भी स्टोर करते हैं, फ्रूट जो हैं उनको भी स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से हम कूलिंग या बाई रेफ्रिजरेशन से भी फूड आइटम्स जो हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक जो नेक्स्ट है वो आपके पास क्या है, डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग का क्या मतलब होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें मेनली हमारा जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जा सकता है। लेकिन डीप जो फ्रीजिंग होता है उसमें जो है टेम्परेचर हम 0 से भी नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग मीन्स preservation of food by excessive cold or temperature much below than 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर इसमें क्या होता है, माइनस में होता है। डीप फ्रीजिंग जो है वो मेनली फूड को और भी ज़्यादा, जैसे फ्रीजर जो है उसमें आपका फूड आइटम्स हो सकता है 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं या वेजिटेबल्स को फ्रेश रख सकते हैं। लेकिन डीप फ्रीजिंग में हम फूड आइटम्स को इवन मंथ्स तक भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डीप फ्रीजिंग में क्या होता है, जो फूड है जो डीप फ्रीजर में रखा जाता है उसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फ्रोजन फूड जो है वो बहुत लंबे समय तक क्या रह सकता है, फ्रेश रह सकता है। ठीक है, फ्रोजन फूड्स के लिए जो डीप फ्रीजर है उसमें हम मेनली किसको करते हैं, जो मीट फिश वगैरह जो होती हैं, और इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना, उनको अगर हम चाहते हैं कि भाई जो फ्रूट्स या वेजिटेबल है जो इस सीज़न में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, डीप फ्रीजर में डाल देंगे कि अब जब सीज़न चेंज होगा तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल अवेलेबल नहीं होंगे, तो हम उसको डीप फ्रीजर में डाल के नेक्स्ट सीज़न के लिए भी प्रिजर्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो दिस इज डीप फ्रीजिंग, मतलब टेम्परेचर, डीप फ्रीजिंग में हम टेम्परेचर को बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है? नमक। नमक का इस्तेमाल करके भी हम फूड है उसको खराब होने से बचा सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल क्या है, मेनली जो आपके क्या अचार वगैरह जो भी बनाते हैं उन सब में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नमक जो होता है वो क्या करता है, फूड आइटम से जो मॉइस्चर होता है उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है। आप लोगों ने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, किसी भी सरफेस पे अगर आप नमक लगा के रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है ना, गीला, क्योंकि जो कॉमन सॉल्ट है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉमन सॉल्ट है वो इसी वजह से बैक्टीरिया या फंगस वगैरह को फूड आइटम पे ग्रो नहीं होने देता है। मेनली कॉमन सॉल्ट जो है उसका इस्तेमाल मीट फिश जो है, मीट या फिश जो है उसके सरफेस पे लगा के और उसको डीप फ्रीजर में डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक हम उसको प्रिजर्व कर सकें। उसके अलावा जैसे कॉमन सॉल्ट है उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, मेनली अचार वगैरह जो भी बनाते हैं उसमें भी हम नमक का इस्तेमाल करते हैं ताकि फूड आइटम्स हैं वो ख़राब ना हो। जैसे इस बाई एड कॉमन सॉल्ट से हम मेनली क्या किस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंगो है, लेमन, आंवला वगैरह है, इनका इस्तेमाल कर को कैसे स्टोर करते हैं कि बाई एडिंग कॉमन सॉल्ट और इन द फॉर्म ऑफ पिकल, ठीक है। जो चटनी वगैरह बनाते हैं, इमली की जो चटनी होती है उसमें भी हम नमक का इस्तेमाल करके उसकी जो लाइफ है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। उसी तरीके से एडिंग शुगर, एडिंग शुगर में क्या होता है, फूड आइटम्स जिनमें हम शुगर का इस्तेमाल करके उनको क्या बना देते हैं, जैसे जेली, जैम वगैरह, है ना। तो इससे हम फूड को स्टोर कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स को स्टोर कर सके। फ्रूट्स को हम एज इट इज़ स्टोर ना करके उनको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैम्स या जेलीज में कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ शुगर, और उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपने जैम वगैरह देखे होंगे किस किस के, एप्पल के भी, मैंगो का, मिक्स्ड फ्रूट, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, सबके जैम अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम फ्रूट्स हैं उसको जैम्स या जेलीज में कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ शुगर लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय मस्टर्ड ऑयल और विनेगर। विनेगर क्या होता है, सिरका, और सरसों के तेल में भी फूड आइटम्स को डिप करके हम उनको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स। पिकल्स में एक और कॉमन सोल्ट के साथ साथ क्या यूज़ करते हैं, हम हमेशा सरसों का तेल डाल के रखते हैं। तो सरसों का तेल या विनेगर भी डाल के रखते हैं। तो ये दोनों जो आपके पास फूड आइटम्स हैं ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो नहीं होने देते, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल्स एंड विनेगर आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स फॉर प्रिजर्विंग फूड सच एज, जैसे रो मैंगो है, आंवला, लेमन, इन द फॉर्म ऑफ पिकल, ठीक है। तो फूड आइटम्स को एज इट इज यू स्टोर करने की बजाय कई बार हम उनको किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करके भी उनको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूजिंग स्पेशल प्रिजर्वेटिव सच एज सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट एंड सिट्रिक एसिड। जो मार्केट में फूड आइटम्स, जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं उनमें मेनली केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, फिजिकल नहीं, केमिकल। ये जो है ये सब क्या है, जो इजीली घर में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये मेनली फैक्ट्रीज या में बनाए जाते हैं, और जो ये फैक्ट्रीज से पैक्ड आइटम जो आते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मेनली जैसे आपके पास जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे जैम्स होती हैं, जेली, जूस, स्क्वैश, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सब में इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास प्रोसेस है, पॉस्चराइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस की वजह से जो आपकी
पैक्ड जो मिल्क आता है या थैली का जो दूध आता है वो इसी प्रोसेस से क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका मिल्क होता है पहले उसको क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको बहुत जल्दी क्या कर दिया जाता है, एकदम से ठंडा कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ आइस या किसी भी तरीके से, ठीक है। पहले उसको गर्म किया जाता है और तुरंत विद इन सेकेंड्स में ही 15 से 30 सेकंड के अंदर ही उसको फटाफट क्या कर दिया जाता है, एकदम ठंडा कर दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है उसमें भी ग्रो नहीं कर सकते और टेम्परेचर बहुत लो होता है तब भी वो ग्रो नहीं कर सकती। तो दूध को बिल्कुल हाई करके तब भी हमने उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको वो कर दिया, ठीक है, मार दिया, और उसके बाद बिल्कुल लो टेम्परेचर पे लेके आ जाते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉस्चराइजेशन, ठीक है। ये जो पॉस्चराइजेशन का प्रोसेस है ये आप एक जर्मन साइंटिस्ट था लुइस पॉस्चर, उन्होंने डिस्कवर किया था। ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इन बिग मिल्क डेयरीज जो होती हैं उनमें मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो आपके पास मिल्क होता है उसको क्या किया जाता है, लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, लगभग 15 से 30 सेकंड के आसपास, जिससे सारे जो जर्म्स हैं वो मर जाएं। उसके बाद इसको बहुत विद इन सेकेंड्स नेक्स्ट जो है उसको वेरी क्विकली लो टेम्परेचर पे लाया जाता है कि जो बैक्टीरिया जो पहले मर गए हैं वो फर्दर ग्रो ना हो, ठीक है। और उसके बाद ये जो मिल्क होता है इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लिया जाता है, जिसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पॉस्चराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हम मिल्क को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। लास्ट जो है पैकिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। यस, फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी हम लंबे समय तक चला सकते हैं, क्योंकि अगर हमने एयर टाइट कंटेनर में स्टोर नहीं किया तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए एक सुटेबल कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो हमेशा हमारे जो फूड आइटम्स हैं घरों में भी हम उनको किस में स्टोर करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में। जैसे पल्सेस, राइस वगैरह जो है उनको हम हमेशा डब्बे में बंद करके रखते हैं। अगर हमने उसको खुले में रखा या एयर टाइट कंटेनर में पैक नहीं किया तो भी वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो फूड आइटम्स हैं उनको हम क्या करना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। इस चैप्टर में अब आपके पास क्या बचा है, नाइट्रोजन साइकिल, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।